जहाँ से पिछली बार वीडियो छोड़ी दोस्तों वहीं से शुरू करता हूँ। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे कॉपर से। हमने इससे पहले क्या देखा था? हमने इससे पहले देखा था कि इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं इंडिया के वो कहाँ मिलते हैं। तो आयरन ओर फील्ड्स इंडिया में कहाँ मिलती हैं, आयरन ओर की माइंस कहाँ मिलती हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट, मीका, ये सब कहाँ पे मिलता है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नॉन फेरस मिनरल्स का मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। इसी नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड आता है। और यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग कॉपर से। कॉपर के बारे में दोस्तों बात की जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉपर मिलता नहीं है। हम लोग क्रिटिकली डेफिशिएंट हैं कॉपर के रिसोर्स में और कॉपर के प्रोडक्शन में। कॉपर मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। सबसे पहले तो मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या है? देखिए, मैलिएबल का मतलब है अ मैलिएबल मेटल कैन बी बीटन इनटू अ शीट। कहने का मतलब है एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मैटर जिस पे हथौड़ा मार के उसके शेप को बदला जा सके और इस प्रोसेस में वो मैटर टूटेगा नहीं। तो मतलब कि कॉपर मैलिएबल है, उसको आप हथौड़ा मार के फोर्स लगा के शीट्स में कर सकते हैं। मतलब उसको बिना तोड़े उसके शेप को आप बदल सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके शेप को, और वो टूटेगा भी नहीं। दूसरी चीज, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी मतलब कि उसको एक थिन वायर के शेप में आप शेप कर सकते हो। तो कॉपर को तो वैसे भी हम लोग थिन वायर के शेप में शेप करते हैं। कॉपर इस्तेमाल होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी केबल्स में। तो अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कि आप उसको अपनी मर्जी से किसी भी शेप में चेंज कर पा रहे हो और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आराम से शेप हो जा रहा है। तो कॉपर के पास ये सारी अच्छी बातें हैं। प्लस कॉपर एक गुड कंडक्टर है, इसलिए कॉपर को मेनली इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। साथ साथ केमिकल इंडस्ट्रीज में भी प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए, ये देखिए एक फोटो है कॉपर माइंस की, मलंज खंड की। कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में? तो बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान, सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं ये कॉपर के। अब भैया ये माइन कौन सी, किसकी है, कहाँ पे है, ये तो देखिए रटना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक ना का बटन ना दबाया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऑलरेडी आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इससे आपका सपोर्ट भी हो जाएगा, साथ साथ कुछ आपको और एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। बॉक्साइट की बात करते हैं दोस्तों। एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी जो करंट की मैं बनाता हूँ, साथ साथ वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। बॉक्साइट आप देखिए दोस्तों, बहुत सारे ओर्स ऐसे मिलते हैं, मिनरल ओर, जहाँ पे एल्यूमिनियम पाया जाता है। लेकिन बॉक्साइट एक ऐसा ओर है, क्ले लाइक सब्सटेंस होता है बॉक्साइट, जहां से आप एल्यूमिनियम को बहुत प्रॉपर तरीके से कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो आप देखिए, इस क्ले लाइक सब्सटेंस बॉक्साइट से पहले मिलता है एल्यूमिना, और इस एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो बॉक्साइट डिपॉजिट्स है दोस्तों, इनका बनने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा जबरदस्त होता है। कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे मिलती हैं, और वो स्पेसिफिक जगह इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस जगह का जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो कुछ जगहों पे जो रॉक्स हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में बहुत रिच होती हैं, और जो रॉक्स की ऊपर की परत होती है उसका सालों से, हजारों सालों से इरोजन हो रहा होता है। अभी इरोजन होने की वजह से ऊपर की सतह उड़ गई होती है और नीचे की जो रॉक्स होती हैं उनमें बॉक्साइट ओर का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है, और इससे आप एल्यूमिना निकाल सकते हो और एल्यूमिना से फिर आप एल्यूमिनियम बना सकते हो। एल्यूमिनियम इतना खास क्यों है, इसकी खास बात क्या है? तो देखिए, एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि आयरन जैसे मेटल्स की स्ट्रेंथ को भी ये मेंटेन रखता है, और उसके साथ मिलकर ये आयरन जैसे मेटल को लाइट कर देता है। और ओवरऑल जो प्रॉपर्टी बनती है ना फाइनल प्रोडक्ट की, उसमें कंडक्टिविटी अच्छी होती है, मैलेबिलिटी अच्छी होती है। अगर आप आयरन की बात करो और आयरन को एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करते हो, स्टील इंडस्ट्री में बहुत होता है ये प्रोसेस, उस केस में जो फाइनल मटेरियल बनेगा ना आपके सामने, जिसको बोला था स्टेनलेस स्टील, वो बहुत जबरदस्त मैलिएबल भी होता है, उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत तगड़ी होती है। अगर आप बॉक्साइट डिपॉजिट्स देखें इंडिया में, तो अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, यहां पे मिलता है आपको बॉक्साइट, ये आपको रटना पड़ेगा। 2016-17 के डाटा के हिसाब से स्टेट वाइज अगर बॉक्साइट का प्रोडक्शन देखें तो सबसे ज्यादा है उड़ीसा 49%, गुजरात 24%, झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8% और बाकी 2%। ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। 2016 में सबसे ज्यादा यहां पे है। ओडिशा में कौन सी जगह पे? तो पंचपटमाली डिपॉजिट से कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में, यहां पे सबसे ज्यादा आपको बॉक्साइट डिपॉजिट्स मिलेंगे ओडिशा के। ये आपको एक बॉक्साइट माइन नजर आ रही है जहां पे खोदा जा रहा है और इन्हीं रॉक्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बॉक्साइट को। एल्यूमिनियम जब नया नया बना था ना, बड़ा फैशन सा छा गया था एल्यूमिनियम का।
फ्रांस के एक एम्परर थे आपके नेपोलियन थ्री, वहां पे जब एल्यूमिनियम की खोज हुई तो ये जो नेपोलियन थ्री थी, इनकी जो ड्रेस थी उसकी जो बटनें थी ना, ये भी भाई आपके एल्यूमिनियम की बनने लगी। जो इनके कपड़ों पे हुक्स थे ये भी आपके एल्यूमिनियम के बनने लगे। इनफैक्ट नेपोलियन के जो गेस्ट हुआ करते थे उनको नेपोलियन खाना भी एल्यूमिनियम की यूटेंसिल्स में सर्व करने लगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट थे उनको एल्यूमिनियम में खाना सर्व किया, और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट थे उनको गोल्ड और सिल्वर यूटेंसिल्स में दिया। आप ये देखोगे कि उस समय के एम्परर्स को ये आइडिया नहीं था कि आगे आने वाले समय में ये जो एल्यूमिनियम है वो इतना कॉमन हो जाएगा कि जो भिखारियों के कटोरे हैं ना वो एल्यूमिनियम के हुआ करेंगे। ये 30 साल बाद, मतलब नेपोलियन थ्री के इस हरकत के 30 साल बाद, क्योंकि नेपोलियन थ्री के समय पे तो नया नया एल्यूमिनियम बना था, तो नेपोलियन थ्री को लगा होगा कि भाई बहुत बड़ी चीज है, बाद में पता चला कि ये तो बहुत ही कॉमन निकली। फिर बात करते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे मीका की। मीका एक ऐसा मिनरल है जिसको बहुत पतली पतली शीट्स में काटा जा सकता है, ठीक है ना। तो इट कैन बी मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, बहुत ही पतली पतली शीट, और कुछ सेंटीमीटर चौड़ाई में हजारों शीट्स आ जाएंगी मीका की। कुछ इस तरीके की नजर आती है मीका की शीट्स, ओके, बहुत ही पतली होती हैं। ये काले, क्लियर, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन अलग अलग तरीके की होती है, और इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है। लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, रेजिस्टेंस हाई होता है वोल्टेज की तरफ। देखिए, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक का मतलब हो गया कि वो कंडक्टर नहीं है, वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। और जब वो वोल्टेज के ऊपर स्टॉप लगाएगा, वोल्टेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगाएगा, तो लो पावर लॉस फैक्टर है, यानी कि पावर का लॉस कम होगा। तो भाई इंसुलेटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को रोकना। तो ये काम मीका करता है, और उसके साथ साथ पावर का लॉस भी नहीं होने देता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीका के डिपॉजिट्स आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्दर्न एच में मिलेंगे, कोडरमा में मिलेंगे, गया हजारीबाग बेल्ट जो कि बिहार से लेकर झारखंड तक फैली हुई है, यहां मिलेंगे। राजस्थान में जो मेजर मीका प्रोड्यूसिंग इलाके हैं वो अजमेर के पास है। नेल्लोर की मीका बेल्ट काफी फेमस है आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं। फिर रॉक मिनरल्स की बात कर लेते हैं। भैया, रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स में एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन उन रॉक्स में पाया जाता है जिन इलाकों में बहुत हाई क्वांटिटी में कैल्शियम कार्बोनेट मिले या मैग्नीशियम कार्बोनेट मिले। तो जहां पे रॉक्स के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट एक बड़ी क्वांटिटी में मिलता है, वहां पे लाइमस्टोन भी पाया जाता है। लाइमस्टोन आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा, और जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, वहां पे आपको लाइमस्टोन मिलता है। ये एक बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का। तो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का काफी प्रयोग होता है, और आयरन ओर की स्मेल्टिंग में भी लाइमस्टोन का काफी प्रयोग होता है। स्मेल्टिंग समझते हैं ना, कि आयरन ओर को पिघला के आयरन ओर के अंदर का जो लोहा है उसको निकालना, ताकि लोहे को फिर किसी और जगह पे अलग से इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग इंडस्ट्री ऑफ आयरन, आयरन ओर के साथ मिला के स्टील बनाना, स्टेनलेस स्टील बनाना, इसमें लाइमस्टोन का एक मेजर रोल पड़ता है। तो लाइमस्टोन एक बेसिक रॉ मटेरियल की क्या काम करता है, फाइनल प्रोडक्ट सीमेंट और स्टील को बनाने में। मिलता क्या है? उन रॉक्स के पास मिलता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स के पास पाई जाती हैं। 2016-17 में जो लाइमस्टोन का प्रोडक्शन है स्टेट वाइज वो यहां दे रखा है। सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहा है अदर्स 13% नहीं, सबसे ज्यादा राजस्थान 21%। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश 11, आंध्र प्रदेश 11, छत्तीसगढ़ 10, कर्नाटक 10, गुजरात 8, तमिलनाडु 8, तेलंगाना 8। ये 2016-17 का डाटा है। स्टेट वाइज जो डाटा है वो ईयर बाय ईयर वेरी करता रहता है, ठीक है। हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग देख लेते हैं। भैया, माइनिंग एक बहुत ही डेंजरस चीज है। माइनिंग में आपको एक जगह पे खुदाई करके बहुत ही मुश्किल कंडीशंस के अंदर वो मिनरल निकाल के लाना है, जिसका प्रयोग हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए किया जाता है। तो माइनर्स के सामने बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स रहते हैं, बहुत सी डस्ट और नॉक्शियस फ्यूम्स बहती रहती हैं जो ये माइनर्स इनहेल करते हैं। बहुत सारी पल्मोनरी डिजीजेस हो जाती हैं इनको। कभी कभी माइन की रूफ्स कैलैप्स कर जाती है, तो उसके अंदर दब के मर जाते हैं, पानी भर जाता है माइंस के अंदर, आग लग जाती है माइंस के अंदर। तो भैया, ये जो कोल माइनर्स है ना, कोल माइनर्स या किसी भी और प्रकार के माइनिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, दे आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, दे आर अंडर कॉन्स्टेंट डेंजर। माइनिंग के कुछ और फायदे हैं। जब किसी एक इलाके में माइनिंग होती है ना,
तो वहां के आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, जो वहां के वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि माइनिंग के चक्कर में वहां का जो नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस है आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। वहां की रॉक्स को खोदा, उसमें से आयरन ओर निकाला, या फिर जिस चीज का भी ओर है, जिस मिनरल को भी आप निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसका और निकाला, उसके चलते बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स सॉइल में रिलीज हो गए, पानी में रिलीज हो गए। वो सॉइल को भी गंदा कर देते हैं, पानी को भी गंदा कर देते हैं, पास की स्ट्रीम्स को भी गंदा कर देते हैं, और आसपास बहने वाली नदियों को भी गंदा कर देते हैं। और इसके बहुत से आपको इफेक्ट्स और न्यूज अक्सर कर देखने को मिले। देखिए, माइनिंग के चलते गंदगी तो होती ही है, साथ साथ कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और अक्सर कर इन एक्सीडेंटों की खबर हम लोग सुनते ही रहते हैं। इसीलिए जरूरी यह है कि माइनिंग को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए, प्रॉपर सेफ्टी रेगुलेशंस लेके आए जाए, और इन्वायरमेंटल लॉस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि माइनर को एक प्रॉपर तरीके से हम कर सकें, ये किलर इंडस्ट्री ना बन जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली, ठीक है, इंडस्ट्री ना बन जाए। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। देखिए, हमारी चाहे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो, सब लोग मिनरल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। अब हम लोग एक्चुअली में मिनरल्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, और जब हम मिनरल्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, आसपास आपको जो भी चीजें नजर आती हैं, ठीक है, उसमें मिनरल लगे हैं, मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। जो ब्रश आप करते हो ना, टूथपेस्ट जो होता है, उसके अंदर मिनरल है, जो आपके दांतों तक को साफ करने में इस्तेमाल होते हैं। तो मिनरल्स का प्रयोग हमारी लाइफ में इस हद तक घुस सकता है, घुस चुका है, कि हम बिना मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के अपनी लाइफ को एज्यूम नहीं कर सकते। उसके चलते हम लोग का जो मिनरल एक्सट्रैक्शन है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो बहुत बढ़ गया है। और ओवरऑल अगर आप मिनरल का कंटेंट देखोगे, तो अगर 100% हमारे अर्थ के क्रस्ट का वॉल्यूम माना जाए, तो उसमें 1% केवल मिनरल्स हैं। तो ओवरऑल अर्थ क्रस्ट, माना कि अर्थ क्रस्ट बड़ा है, लेकिन उसमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो केवल 1% होते हैं। कई कई जगह पे बहुत से मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन आप उनको कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मिनरल केवल उस जगह से कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जहां से उनको कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल हो। अब होता यह है कि हमारी एक्सेसिव रिक्वायरमेंट्स के चलते इन मिनरल्स को हम बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन इन मिनरल्स को बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इनको क्रिएट होने में और एक जगह पे कंसंट्रेट होने में। तो जिस स्पीड से मिनरल्स रिप्लेनिश होते हैं, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से हम इनको बना रहे हैं। कोल, नेचुरल गैस और जितने भी प्रकार के मिनरल्स हमको मिलते हैं, भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इनको बनने में, और हमारा जो प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा तेज है। तो देखिए, मिनरल जो रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉन रेन्यूएबल, दे आर नॉट रेन्यूएबल। तो ये शॉर्ट लिव्ड है, फाइनाइट है, नॉन रेन्यूएबल, ये खत्म हो जाएंगे अगर एक लिमिट से ज्यादा हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी प्राइज्ड और शॉर्ट लिव्ड पोजेशन है, ये खत्म हो गया अगर हम इनको कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। और बात ये है दोस्तों कि मिनरल एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, और उनको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी भी महंगी होती जा रही है। पहले तो क्या था, मिनरल्स कुछ कम डेप्थ में मिला करते थे, अब हमने मिनरल्स को और एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट किया, तो कुछ जगहों पे तो मिनरल डिपॉजिट्स डिप्लीट हो गए, तो अब हम नए मिनरल डिपॉजिट्स ढूंढ रहे हैं। तो भैया, जो कम डेप्थ पे मिनरल डिपॉजिट्स मिलते थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, तो अब मिनरल डिपॉजिट्स के एक्सट्रैक्शन के लिए हमको ज्यादा खोदना पड़ रहा है। ज्यादा खोदने के चक्कर में हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान हो रहा है, पैसा ज्यादा खत्म हो रहा है, और कभी कभी हमको अच्छे मिनरल डिपॉजिट्स मिलते भी नहीं है, क्वालिटी वाले मिनरल डिपॉजिट्स मिलते भी नहीं है, तो जो मिलते हैं उनसे काम चलाना पड़ता है। ओके, और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि नई टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको लो ग्रेड मिनरल ओर को एक्सप्लॉइट करना है, और साथ साथ उस लो ग्रेड मिनरल को कॉमर्शियली यूज करना है। तो भैया, साफ साफ बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जितने मिनरल्स अब है नहीं, बहुत सारे हम खत्म कर चुके हैं। जो मिल रहे हैं वो बहुत डेप्थ पे मिल रहे हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना महंगा हो रहा है, टेक्नोलॉजी महंगी हो रही है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी जो मिनरल हमको मिल रहा है वो उतनी हाई क्वालिटी का नहीं है। तो कम हाई क्वालिटी के मिनरल को इस्तेमाल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के चलते ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बहुत महंगा होता जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी हो गया कि मिनरल रिसोर्सेज को हम लोग प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में इस्तेमाल करें। इसलिए हमेशा अक्सर कर बात की जाती है कि मेटल रिसाइकलिंग होनी चाहिए, स्क्रैप मेटल्स का प्रयोग होना चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज को फ्यूचर में बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए उनकी बजाय दूसरे सब्सटीट्यूट का प्रयोग करना चाहिए। यहां पे देखिए, कोल माइनिंग हो रही है, अंदर का एक सीन नजर आ रहा है आपको कोल माइनिंग का, और नीचे आपको कोल माइन के बाहर का हिस्सा नजर आ रहा है। तो बाहर कुछ ऐसा है और अंदर ही छेद जाके, इसके अंदर जाके आप कोल को निकालोगे, इसके अंदर जाके आप कोल को निकालोगे। फिर आगे बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेस की। एनर्जी भी भाई हर चीज के लिए चाहिए। एनर्जी चाहिए हमको खाना पकाने के लिए,
एनर्जी चाहिए हमको रोशनी के लिए, एनर्जी चाहिए हमको गर्मी पैदा करने के लिए, व्हीकल चलाने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए, इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर चीज के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को जनरेट करने के लिए फ्यूल मिनरल्स चाहिए, तो कोयला चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए। ओके, और ये सब इलेक्ट्रिसिटी, मेन चीज आज की डेट में जो हमारे सामने एनर्जी की फॉर्म में आती है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम लोग अपनी लाइट के लिए भी करते हैं, बाकी जितनी इंडस्ट्रीज के प्रोसेस हैं उनके लिए भी करते हैं। यूरेनियम का प्रयोग न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया जाता है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल, इनका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है कार वगैरह चलाने में, कोल का प्रयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट को प्रोड्यूस करने में। तो यहां पे एनर्जी दो प्रकार की हो गई, एक तो कन्वेंशनल एनर्जी हो गई, दूसरी हो गई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी यानी पुराने प्रिमिटिव तरीके, तो भाई लकड़ी को जला के एनर्जी पैदा कर ली, कैटल डंग केक को जला के, तो भाई जो गाय का गोबर या भैंस का गोबर होता है उसको पाथ दिया तो वो कैटल डंग केक बन गए। जब वो सूख गए तो उसको जला के आपने अपना खाना बना लिया। कोल का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हो गए, जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी ज्यादा चाहिए, जैसे सोलर सोर्स, विंड सोर्स, टाइडल सोर्स, जियोथर्मल सोर्स, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में ये फर्क हो गया। कन्वेंशनल में आ गया आपका लकड़ी जलाना, कैटल डंग टेक, ये तो प्रिमिटिव तरीके हो गए। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ये थोड़े मॉडर्न हो गए। और नॉन कन्वेंशनल में थोड़ा और मॉडर्न, जिसमें हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, जैसे सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। गांव की बात की जाए, खासकर रूरल इंडिया की बात की जाए, तो भैया फायरवुड और कैटल डंग केक को काफी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रूरल रिक्वायरमेंट की बात करो तो 70% रूरल रिक्वायरमेंट इन दो चीजों से होती है। किससे? फायरवुड यानी पेड़ की लकड़ी, और कैटल डंग केक यानी कि जो गाय होती है उसका गोबर पात के आपने कैटल डंग केक बना लिया, तो उसको मेन्योर की तरह भी आप प्रयोग कर सकते हो और उसको खाना बनाने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि फायरवुड और कैटल डंग केक को इस्तेमाल करना इसलिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया घट रहा है। फॉरेस्ट एरिया घट रहा है तो काटने के लिए पेड़ घट रहे हैं, काटने के लिए पेड़ घट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतनी आसानी से फायरवुड नहीं मिलेगा। और कैटल डंग केक के इस्तेमाल को भी डिस्कस किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैटल डंग केक को अगर आप जला दोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेडीज पास में बैठ के खाना बना रही हैं, और अगर वो इनक्लोज्ड स्पेस है, बंद स्पेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेडी की पास बहुत सारे ऐसे धुएं उड़ेंगे जो उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज, इसी कैटल डंग केक को मेन्योर में बदला जा सकता है। मेन्योर मतलब एक तरीके का फर्टिलाइजर, जिसको अगर आप सॉइल में मिला दो तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और आप अच्छे अपने खासे प्लांट वगैरह पैदा कर सकते हो, एग्रीकल्चर में इसको प्रयोग कर सकते हो। तो ये है एनालिसिस दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग कन्वर्सेंट सोर्स ऑफ एनर्जी से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।